बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं प्रैक्टिस टेस्ट लेकर एमपीपीएटी के लिए। एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही है कि इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस टेस्ट करा चुके हैं आपके लिए। आगे भी हम ऐसे ही आपके प्रैक्टिस टेस्ट कराते रहेंगे, बस आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। वीडियो को अंत में ये जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है, ये आप ज़रूर बताइएगा। चलिए बिल्कुल देर न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले है बच्चों, हिंदी में बोला जाता है ओपिनियन, कैनिंग क्या है ये आपको बताना है। कैनिंग क्या है? बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है, या फलों की एक बीमारी है, या वातानुकूलित कमरों में फल हैं, या डी आंसर है कोई नहीं। तो आपको बताना है कैनिंग क्या होता है। जी हाँ बच्चों, आंसर एकदम आपका सही होना चाहिए। कैनिंग क्या है? बिल्कुल आंसर आपका सही आ रहा है बच्चों। आंसर होगा इसका आपका कौन सा, बताइए आप लोग। जी हाँ बच्चों, आंसर सही होगा आपका बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। क्या आंसर होगा? बंद डिब्बों में फल संरक्षण के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं? कैनिंग। अब आंसर को शो करके देख लीजिए। जी हाँ बच्चों, आंसर आपका एकदम सही है। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड आपका क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी परिरक्षण के काम नहीं आता? मतलब इनमें से कौन सा जो है वो प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता है? ए है एसिटिक एसिड, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, और डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके परिरक्षण के काम नहीं आता है। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए बच्चों। देख लीजिए आप इसका आंसर बच्चों। आंसर होगा इसका HCl। जो आपका HCl होता है बच्चों, ये आपका प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका पत्ता गोभी यानी कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? जी हाँ, पत्ता गोभी का कौन सा भाग जो है जिसको खाया जाता है? नंबर एक है बच्चों पुष्पक्रम खाया जाता है, दूसरा है वानस्पतिक कलिका, तीसरा है पत्तियां, और चौथा है फूल। तो आपको बताना है कैबेज का जो पार्ट्स कौन सा है जिसको हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। आंसर एकदम आपका सही होना चाहिए बच्चों। देखिए आपका आंसर क्या होगा। आंसर है बी नंबर वानस्पतिक कलिका। वानस्पतिक कलिका होती है, इसका हम उपयोग खाने के रूप में करते हैं पत्ता गोभी का। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न बच्चों चौथा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960-61 में, 1964-65 में, 1966-68 में, और 1968-69 में। बच्चों इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से 65 और 66, क्योंकि वो सही बैठेगा। अब तो एक साल इन्होंने बीच में से हटा दिया है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसको नीचे भी ले सकते हो। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? 1967-68 आप लोग कह सकते हो। 1967-68, क्योंकि 66-67 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरुआत हुई थी, इसके फादर किसको कहा जाता है? वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो कौन है इसके फादर? डॉक्टर एनी बॉलोक को कहा जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? क्षारीय जो मृदाएं होती हैं ना, उनको सुधारने के लिए हम किस केमिकल का उपयोग करते हैं? ए नंबर पर है जिप्सम, बी है सल्फर, सी है पाइराइट्स, और डी है चूना। तो आपको बताना है बच्चों क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। आंसर एकदम सही है बच्चों, बिल्कुल आंसर इसका एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। इसका आंसर होगा ए नंबर जिप्सम। जिप्सम का उपयोग हम क्षारीय मृदाओं को सुधारने में करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग एक आगे। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा मृदा सुधारक सॉइल करेक्शन कर होता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल्स है जिसका उपयोग हम मृदा को सुधारने में करते हैं? ए है अमोनियम सल्फेट, बी है रॉक फास्फेट, सी है जिप्सम, और डी है DAP। तो आपको बताना होगा बच्चों आंसर क्या सही है। और आंसर सही है इसका, जी हाँ बच्चों बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, जिप्सम। जिप्सम इस आपको अभी पढ़ा आपने 1 मिनट पहले कि
किसको सुधारने का प्रयोग कर रहे थे हम लोग? क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा? जिप्सम ही होगा। नेक्स्ट है बच्चों सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अगर आप हिंदी की बात करें तो होगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में, राजमुंदरी में, शिमला या कटक? कोयम्बटूर तमिलनाडु, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश और कटक उड़ीसा। तो आपको बताना है बच्चों CBRC यानी सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए बच्चों, और आंसर आपका सही होगा एकदम राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। आप आंसर को इसको सही करके देख लीजिए। बिल्कुल बच्चों आपका आंसर सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर सही है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए है कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण, बी है ह्यूमस के कारण, सी है टिटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण, और डी है गोबर की खाद के कारण। तो आपको बताना है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, और आंसर आपका एकदम बिल्कुल सही है, सी नंबर टिटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न बच्चों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी ओल्ड एलुवियल सॉइल जिनको बोला जाता है, उनको किस नाम से जानी जाती है, जाना जाता है? ए नंबर खादर के नाम से, बी नंबर है भांगर के नाम से, सी है हावर के नाम से, और डी है आपका रेहे के नाम से। तो आपको बताना है ओल्ड एलुवियल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए बच्चों। आंसर आपका क्या होगा बताइए, आप लोगों को आंसर देना है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं ABCD। बताइए किसका आंसर सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल आंसर सही है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, उसको जाना जाता है किस नाम से? बांगर नाम से। ठीक है ना। और एक बात और याद रखें आप लोग, जो आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना, इसको हम खादर के नाम से जानते हैं, और जो काली मिट्टी होती है ना, इसको हम रेह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप भी जरूर साथ में याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका गेहूं का काला टिक रोग, इसको हम ब्लैक टिक डिजीज भी बोलते हैं, वो किसके कारण होता है? बताना है आपको। फफूंद के कारण होता है, बी है जीवाणु के कारण होता है, सी है विषाणु के कारण होता है, और डी है एक्टिनोमाइसिटीज के कारण होता है। तो बच्चों काला टिक जो डिजीज होता है वो इसका कॉज क्या है या कारण क्या है, ये आपको वो बताना होगा। बिल्कुल आंसर एकदम सही है बच्चों। जी हाँ, ABCD। बच्चों बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा, फफूंद, जीवाणु, विषाणु या एक्टोमाइसिटीज? आंसर एकदम सही है बच्चों। आंसर सही होगा आपका फंगस। जी हाँ, फंगस के कारण काला टिक रोग जो कि गेहूं में होता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 11। मिर्च में, मिर्च जो होती है ना, चिली जिसको बोलते हैं, चरपराहट बोलेंगे इसको। मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? मैं आपको कई बार ये प्रश्न पूछ चुका हूँ कि जो हमारी मिर्च होती है हम खाते हैं तो वो हमको चटपटी क्यों लगती है, तीखी क्यों लगती है, रीज़न क्या है उसका? तो आपको बताना है। ए नंबर कैप्सेसिन के कारण, बी है कैप्सेथिन के कारण, सी है ऑक्जुलेट के कारण, और डी है कोई नहीं। तो याद रखें मिर्च में जो चरपराहट होती है बच्चों, वो होती है आपकी किसके कारण? जी हाँ बच्चों, एकदम सही है, कैप्सेसिन के कारण। इसके साथ में आपको एक चीज़ और याद रखना है, जैसे कैप्सेथिन है तो मिर्च का जो लाल रंग होता है ना, जैसे मिर्च घर पर कई समय तक रखी रही तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो रेड क्यों हो जाता है? रेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम है कैप्सेथिन। तो याद रखें लाल कलर का जो कारण है वो है कैप्सेथिन, और चटपटा या तीखापन का कारण क्या है? कैप्सेसिन। कंफ्यूज आपको बिल्कुल ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। बिल्कुल कैप्सेसिन है। नाबार्ड की बात कर लेते हैं। ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है, आपको पता होगा। नाबार्ड जो बैंक है वो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है ना। आपको मालूम होगा कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1983 में? तो आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब की गई। बच्चों नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। देखिए आंसर, जी हाँ बिल्कुल आंसर सही है, 1982। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके प्रोडक्शन में सर्वाधिक प्रगति की थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की थी? ए नंबर है चावल, बी नंबर है गेहूं, सी नंबर है दलहन, और डी नंबर है जूट। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा प्रगति जो किस में की गई थी।
याद रखें बच्चों, आंसर आपका सही होना चाहिए। आंसर आपका एकदम सही है, गेहूं। जी हाँ बच्चों, गेहूं की बात कर रहे हैं कि गेहूं का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा था। बच्चों आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति सन 1966-67 में जब आई तो एकदम से जो प्रोडक्शन बढ़ा था वो चावल का और गेहूं का बढ़ा था। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि किस पर प्रभाव पड़ा था, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो किस स्टेट में पड़ा था, तो याद रखें पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट 14वां प्रश्न बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? सब जानते हैं हरित क्रांति के पिता कौन है, BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या अमृता पटेल। तो आपको बताना है हरित क्रांति का जन्मदाता या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। मैं अभी बता रहा था आपको, आंसर एकदम सही होना चाहिए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है केसर, सैफरोन जिसको बोलते हैं, का सबसे अधिक प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? मतलब केसर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है आंसर, सबसे ज़्यादा केसर का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। जी हाँ बच्चों, सबसे ज़्यादा केसर का प्रोडक्शन होता है आपका जम्मू कश्मीर में। बहुत अच्छे, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जो आपकी पल्सेस होती हैं, पल्सेस क्रॉप्स में कौन सा जीवाणु सबसे पाया जाता है? आपको पता होगा, एजोटोबैक्टर, एनारोबिक या राइजोबियम, और चौथा है आपका क्लास्ट्रीडियम। तो आपको बताना है कि जो पल्सेस क्रॉप है, पल्सेस क्रॉप में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। एक चीज़ क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि जो पल्सेस क्रॉप्स होती हैं इनकी जो रूट्स होती हैं या मतलब जड़ होती हैं, जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे कह सकते हैं नोड पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम मैं अभी बताऊंगा आपको। जो बैक्टीरिया क्या करता है, वो बैक्टीरिया वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है नीचे, क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है ना, तो ध्यान रहे आंसर आपका क्या है, राइजोबियम नामक जीवाणु। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है, ये फलों का अध्ययन किया जाता है या फूलों का अध्ययन किया जाता है, साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है या डी है वनों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रहे सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है। ये इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वीकल्चर जो होता है ना, ये ध्यान रखें, वैसे वनों का तो नहीं होगा, मतलब जो आपके पेड़ होते हैं ना वो, और साथ साथ में हम लोग कोई जो चारा होता है, घास होती हैं, साथ में उगाते हैं, तो उसको हम सिल्वीकल्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका आंसर, सॉरी क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है जो आपकी इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है लैटेराइट मिट्टी और डी है जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ बच्चों, आंसर एकदम सही होना चाहिए आपका। बिल्कुल बच्चों, भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, आपको ही बताना है। जी हाँ बच्चों, ये पाई जाती है आपकी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसको एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है, ये याद जरूर रखें, एलुवियल सॉइल। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखें, हमारी इंडिया में लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर पर ये आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। और एक बात तो याद रखना कि जो एलुवियल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है कपास अनुसंधान संस्थान, ICR सर्किट कहाँ पर स्थित है? तो कपास अनुसंधान संस्थान, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नागपुर, कानपुर, मुंबई या अहमदाबाद। तो आपको बताना है कपास का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। आंसर एकदम सही होना चाहिए बच्चों। आंसर है आपका, क्या बताइए आप लोग, आप ही बताओगे, नागपुर, कानपुर, मुंबई या अहमदाबाद। बिल्कुल बच्चों, आंसर एकदम सही जा रहे हो आप लोग, और आंसर होगा आपका इसका कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है आपका, ये यहाँ पे मुंबई इसका आंसर दे रखा है, लेकिन मुंबई बिल्कुल गलत है, क्योंकि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप लोग। नेक्स्ट है आपका धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, खैरा डिजीज। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम पूछा गया है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आप लोग देखते हो। धान का प्रसिद्ध जो रोग है खैरा डिजीज, जिसको जानते हैं हम लोग, किसकी कमी से होता है? फफूंद से होता है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? और डी आंसर है कि जस्ता की कमी से होता है।
जस्ता यानी जिंक की कमी से होता है, ठीक है ना। तो याद रखें धान का प्रसिद्ध क्षय रोग जो कब लगता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों। ये जब हम लोग क्या करते हैं, जब पौध तैयार करते हैं, इसकी नर्सरी तैयार की जाती है तो ये रोग लग जाता है। और ये जैसे ही हमने इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम फील्ड्स में, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी यह रोग लग जाता है। तो ध्यान रखें धान का प्रसिद्ध जो क्षय रोग होता है वो किसी कमी से लगता है, जिंक की कमी से लगता है। किसकी कमी से लगता है, जिंक की कमी से या जस्ता की कमी से लगता है। नेक्स्ट है बच्चों सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हम लोग कह सकते हैं केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है कोयम्बटूर और डी है बालसाद। तो आपको बताना है सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जी हाँ बच्चों नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर और बालसाद। तो आपको आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल आंसर सही है आपका। कहाँ पर है ये, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रश्न है किसे मानव उत्पादक धान या मैन मेड सीरियल्स कहा जाता है। मैन मेड सीरियल किसे कहा जाता है, धान को, गेहूं को, ट्रिटिकेल्स को और ज्वार को। बच्चों आपको बताना है मैन मेड सीरियल्स। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर इसका जो सही होगा वो है बच्चों ट्रिटिकेल्स। ट्रिटिकेल्स जो होता है इसको मैन मेड सीरियल्स कहा जाता है। मैं इसके डिटेल से थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ बच्चों। ये मैन ट्रिटिकेल्स है, इसको गेहूँ और राई, गेहूँ और राई दोनों के क्रॉस से इसको निकाला गया था, ठीक है ना, गेहूँ और राई। अब आप सोच रहे होंगे कि राई जो है ना वो तो तिलहनी क्रॉप्स है, मतलब ऑल सीड क्रॉप है, तो इसमें कैसे, नहीं बच्चों, राई जो है ना एक ग्रेमनी कुल का ही आपका प्लांट्स है, उससे इसको क्रॉस कराया गेहूँ को और इससे जो प्राप्त किया गया वो टेटिकल्स, ठीक है ना। याद रखें टेटिकल्स को ही मैन मेड सीरियल्स कहा जाता है। किसने किया था, सन 1890 की बात है, रिम्फू में ये किया गया था। आप लोग याद रखें इस चीज़ को। दूसरी बात इसकी एक वेराइटी और पूछी जाती है, वेराइटी आप लोग याद रखें BT46 करके इस प्रकार से इसकी वेराइटी है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, थोड़ा सा याद रखें आप लोग। जी हाँ बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कौन खरीफ की फसल है, खरीफ सीजन की कौन सी क्रॉप्स है, जौ, मसूर, सरसों या बाजरा। आपको बताना है खरीफ सीजन की कौन सी क्रॉप है, जौ, मसूर, सरसों, बाजरा। सब लोग जानते हैं खरीफ सीजन की क्रॉप्स है आपकी कौन सी, बाजरा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, आपकी बात करते हैं हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अभी बता रहा था मैं वही चीज़ कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई उस खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ था, ए गेहूं का, बी धान का, सी है मक्का और डी है तिलहन। सब लोग जानते हैं किसका हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। जी हाँ बिल्कुल आंसर सही है, गेहूं का। किसका हुआ था, गेहूं का। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नूतन जलोढ़ मिट्टी मतलब न्यू एलुवियल सॉइल किस नाम से जानी जाती है, अभी वही बात चल रही थी। नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो किस नाम से उसको जाना जाता है, खादर, बागर, भामर या रहे। तो ध्यान रखें नई जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको जाना जाता है खादर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से, क्योंकि जो पुरानी होती है उसको किस नाम से जाना जाता था, बांगर के नाम से। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है, कौन सी जो मिट्टी है स्थानीय भाषा में उसको रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को। अभी आपको मैं यही चीज़ बता रहा था कि स्थानीय भाषा में उस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका एकदम सही होना चाहिए और आंसर एकदम सही है बच्चों, काली मिट्टी को। किसको जाना जाता है, काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर इसको याद रखें, कई बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। जी हाँ बच्चों, कृषि समर्थन मूल्य आपने सुना ही होगा। कृषि समर्थन मूल्य जो होता है सहकारी समितियों में जिस प्रकार से गेहूं, चना जो भी अनाज है उसको डाला जाता है, तो उसका जो मूल्य है वो निर्धारण कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है या एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन करता है या खाद्य एवं कृषि मंत्रालय करता है। तो आपको बताना है आपका जो CACP हम लोग कह सकते हैं, CACP जो करता है निर्धारण कौन करता है, तो आपको बताना है। ध्यान रखें इसका आंसर क्या सही होना चाहिए, एग्रीकल्चर जो प्राइस कमीशन जिसको बोला जाता है ये आपका क्या करता है, कृषि उपज के समर्थन का मूल्य। और ये कब किया जाता है ये भी याद रखें, ये बुवाई से पहले किया जाता है किसी भी फसल में, और ये 24 फसलों पर किया जाता है, ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, हाईएस्ट प्रोटीन परसेंटेज किस में रहता है, आपको बताना है। मक्का में, सोयाबीन में,
अरहर में या मूंगफली में? आपको बताना है हाईएस्ट प्रोटीन किस में रहता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, मक्का, सोयाबीन, अरहर या मूंगफली? बहुत सारे बच्चे तो अलग अलग आंसर दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी सोयाबीन में। और कितनी पाई जाती है? 40 से 42%। याद रखें, इसको बोनलेस मीट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बोनलेस मीट, यानी बिना हड्डियों का मांस, क्योंकि 40 से 42% प्रोटीन किसी भी क्रॉप्स में नहीं पाई जाती है। ये आप विशेषकर याद रखें। अब मक्का की बात करें तो मक्का में 10 से 12% होती है, अरहर की बात करें तो 20 से 25%, मूंगफली की बात करें तो 26%। इतने ही इसमें प्रोटीन पाई जाती है। बाकी सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप्स है कि इसमें 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है? जी हाँ बच्चों, दलहन फसलों में कौन सा जो पिगमेंट होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, क्रोमोप्लास्ट या लैग हीमोग्लोबिन? जी हाँ बच्चों, तो दलहन फसलों में जो पिगमेंट है वो है आपका क्या? लैग हीमोग्लोबिन। मैं आपको बता रहा था ना कि जो पल्स क्रॉप होती हैं इनकी रूट्स में गांठें पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम राइजोबियम है। वो जो गांठों का कलर होता है ना, वो कैसा होता है? पिंक। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार, क्योंकि बोरलॉग एक साइंटिस्ट थे, मैक्सिको के साइंटिस्ट थे, और जो रेवोल्यूशन थी वही लेके आए थे वर्ल्ड में। बात करें हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तो कौन लेके आए थे? डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग। तो उनका एक अवार्ड्स दिया जाता है उनके नाम पर। तो किस लिए दिया जाता है? भौतिकी, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, एग्रीकल्चर। सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जाता है, इसमें कोई तो डाउट वाली बात है नहीं है। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, आंसर एकदम सही है आपका। कृषि क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है बच्चों? रस्ट रोग, हरित बाली रोग, टिक्का या खैरा डिजीज? जी हाँ बच्चों, गेहूं की फसल से कौन सा रोग संबंधित है? बिल्कुल बच्चा, देखो आप चारों ऑप्शन को सही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन, जैसे आपका बात करें हम, खैरा रोग है ये आपका धान में लगता है, टिक्का रोग है ये मूंगफली में लगता है, और हरित बाली रोग किस में लगता है? बाजरा में लगता है। अब बचा कौन सा? रस्ट रोग। तो रस्ट रोग किस में लगता है? आपका गेहूं में लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए। जी हाँ बच्चों, किस में लगता है? गेहूं में लगता है रस्ट रोग। इसको हम लोग किट के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा सा याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? जस्ता की कमी, मैग्नीज की कमी, मोलिब्डेनम की कमी या कॉपर की कमी? तो याद रखें, मार्स रोग का कारण क्या है मटर में? जस्ता, मैग्नीज, मोलिब्डेनम या कॉपर? किसी की डेफिशिएंसी के कारण ये आपका डिजीज होता है। बिल्कुल आंसर एकदम सही है बच्चों, आंसर सही होना चाहिए इसका। जी हाँ बच्चों, आंसर सही है इसका, मैग्नीज की कमी। किसकी कमी? मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन बच्चों, कौन सी रबी की फसल है? तो बहुत सिंपल है, रबी की फसल इनमें कौन सी है बच्चों? धान है, गेहूं है, ज्वार है या बाजरा है? सब जानते हैं रबी की फसल कौन सी है आपकी, तो आपने पहले ही पढ़ चुकी हो, गेहूं। ये तो जनरल क्वेश्चन है, इसमें कोई सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? चाय, आप लोग चाय पीते होगे, पता है ना। चाय जब आप पीते हो तो नशा आता है थोड़ा सा, मतलब नशा तो आता ही है। क्यों आता है? कि उसमें क्या पाया जाता है कि नशा आता है? चाय है, कॉफ़ी है, ये जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं जनरली, और ये उत्तेजक फसल के नाम से भी इनको जाना जाता है, ध्यान रखें आप लोग। तो जैसे बात करें हम लोग, निकोटीन पाया जाता है इनमें, कैफीन पाया जाता है, थीन पाया जाता है, कैप्टोनिन पाया जाता है। तो निकोटीन तो आपका किस में पाया जाता है? टोबैको में पाया जाता है। तम्बाकू खाने वाले लोग या सिगरेट या बीड़ी का यूज करने वाले, जो धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनको जो नशा आता है ना, नशा बोलते हैं। तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसमें टोबैको में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन के कारण ऐसा होता है। और जो कॉफ़ी पीते हैं उनकी क्या पाया जाता है कॉफ़ी में? तो ध्यान रखें, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अब बात करें हम लोग चाय की, तो चाय में क्या पाया जाता है बच्चों? याद रखें, चाय में पाया जाता है आपका, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, कैफीन जो पाया जाता है वो चाय में पाया जाता है, जबकि जो थीन पाया जाता है ना, वो कॉफ़ी में पाया जाता है। थोड़ा सा आप लोग याद रखें, कन्फ्यूजन थोड़ा सा ना हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की ओर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान इसमें थोड़ा देखो इंग्लिश में गलत दे रखा है, केंद्रीय को बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो होना चाहिए, इन्होंने इंटरनेशनल दे दिया पोटैटो सेंटर। ठीक है, वैसे इंटरनेशनल की चलो बात कर लेंगे, पर यहाँ पे
तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो है नैनीताल, देहरादून, शिमला या कटक। आपको बताना है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नैनीताल, देहरादून, शिमला या कटक। तो याद रखें ये आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में है। जबकि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है ना वो कहाँ पर है, ये आपका ध्यान रखें पेरू में है। पेरू एक देश है, या ये अमेरिका में कह सकते हैं हम लोग, वहाँ पर इसका आपका पेरू में आपका इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉफी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, देखो वही बात है कि कॉफी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, निकोटीन, थीन, कैफीन, एसिटिन। तो बिल्कुल आंसर सही होगा थीन। थीन जो होता है आपका किस में पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए ये गलत दे रखा है, बिल्कुल ही गलत दे रखा है। कैफीन होना चाहिए, जी हाँ, देखिए कॉफी में कैफीन होना चाहिए, चाय में थीन होना चाहिए, बिल्कुल गलत था यहाँ पे, थोड़ा सही कर लेना आप लोग। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें इरिगेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छे, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो आपको ही बताना है बच्चों आंसर कौन सा सही होना चाहिए कि किस मिट्टी में इरिगेशन की आवश्यकता। मैं तो ये तो पहली बार ही देख रहा हूँ कि ऐसी कोई मिट्टी नहीं है कि जिसमें सिंचाई की आवश्यकता न पड़ती है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल काली मिट्टी जो होती है सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों, क्या होता है, काली मिट्टी के जो पोर स्पेस रहते हैं, पोर स्पेस में क्या रहता है, एंड जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है ना, इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। जब वो अच्छी प्रकार से नमी को एब्जॉर्ब करके रखती है तो नमी बनी रहती है जनरली, और कोई भी क्रॉप का हम प्रोडक्शन अच्छी प्रकार से वहाँ पर ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती। वैसे होती तो है, तो चलो मान लेते हैं, अब उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ग्रेप्स जो होता है, हमको लगता है कि अंगूर खट्टा लगता है कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। अंगूर खट्टा क्यों लगता है कि उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, या एसिटिक एसिड पाया जाता है, या टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, या लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, आंसर एकदम सही होना चाहिए। और एक इसी के साथ एक प्रश्न और पूछता हूँ आपको, इमली भी आप लोग खाते हैं, तो इमली भी आपने देखी हुई जनरली, तो उसमें भी कौन सा एसिड पाया जाता है। मतलब अगर आपने इस अंगूर का बता दिया तो उसका भी सही है, क्योंकि दोनों में एक ही आपका एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर खुद ब खुद इसको देना होगा। क्या होगा आंसर, जी मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है ना, आपको ही देना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बौनी किस फसल की प्रजाति, ये क्या है, बौनी स्पीसी, बौनी, चलिए मान लेते हैं कि पता नहीं। बौनी किस फसल की प्रजाति है बच्चों, अंगूर की, टमाटर की, सेब की या बैगन की। तो याद रखें बौनी जो वैरायटी है वो टमाटर की है। किसकी है, टमाटर की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। बढ़ते हैं आगे। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है। सीड जर्मिनेशन जब होता है तो इनमें से कौन सा फैक्टर होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है नहीं, है ही नहीं है। हवा, नमी, उपयुक्त तापमान, सूर्य की रोशनी। तो बच्चों सीड जर्मिनेशन के लिए बताना है आपको क्या महत्वपूर्ण नहीं है, हवा, नमी, उपयुक्त तापमान और सूर्य की रोशनी। तो लगाइए दिमाग थोड़ा सा, क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ बच्चों, एकदम आंसर होना चाहिए सूर्य की रोशनी, क्योंकि सीड तो अंदर रहता है भूमि के, तो सूर्य की रोशनी की तो क्या जरूरत क्या पड़ती है, जरूरत हो ना हो तो होता ही नहीं, अंधेरे में ही जी आपके सीड का जर्मिनेशन होता है। जी हाँ बच्चों, आंसर क्या सही होगा, सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ठीक है, फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जाती है, कैश क्रॉप किसे कहा जाता है। अच्छा मैं यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा बता देता हूँ। कैश क्रॉप क्या होती है बच्चों, कैश क्रॉप का मीन्स होता है कि जैसे आपने किसी खेत में किसी फसल को उगाया, अब उगाने के बाद उसको घर न ला करके आप लोग क्या करो, सीधे उसको मार्केट में बेच देते हो, तो उसको हम लोग कैश क्रॉप करेंगे। मतलब सीधा उससे क्या मिलता है, कैश मिलता है, सीधा हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत आप घर पे यूज कर सकते हो उसका, जैसे आलू है तो आलू एक कैश क्रॉप है, तो उसका आप लोग आलू कुछ जो आपकी सब्जी के रूप में है तो उसको घर पे यूज कर सकते हो। बाकी उसका आपका सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि उसको हम लोग मार्केट में बेच के पैसा कमा सके। तो इसका आंसर सही क्या होगा, देखिए ऑप्शन में तो आलू है ही नहीं है, चावल, गेहूँ और बाजरा और कपास। देखिए चावल को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, गेहूं का भी खाने के रूप में, बाजरा का भी खाने के रूप में, सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा, कपास। जी हाँ, जो कपास यानी कॉटन जिसको बोलते हैं, तो ये आपकी कौन सी क्रॉप्स है, कॉटन क्रॉप्स है। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 42, किसमें विटामिन सी सबसे अधिक रहता है। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों के लिए कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने कुछ और ही पढ़ा होता है और ऑप्शन में वो कई बार नहीं आता है, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। देख लीजिए एक बात थोड़ा सा आप लोग याद रखें,
जितनी भी खट्टे फल होते हैं ना, कोई सा भी खट्टा फल हो, उसमें विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे किस क्या कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस में विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन है आंवला, अमरूद, नींबू या अंगूर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नींबू भी खट्टा होता है, आंवला भी खट्टा होता है, अमरूद भी खट्टा होता है, अंगूर भी खट्टा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन में तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए इस ऑप्शन में तो हैवी नहीं है वो आंसर जो होना चाहिए। सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होता है ना वो किस में पाया जाता है, ध्यान रखें, बारबेंडस चेरी में। किस में पाया जाता है, बारबेंडस चेरी जो होती है ना, ये वाला फ्रूट्स होता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें, ऑप्शन में तो कोई बात नहीं है, सेकंड नंबर पे आता है बच्चों आपका आंवला। आंवला में विटामिन सी सेकंड नंबर पर सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। 43 प्रश्न है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो आपने पढ़ाई होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत 3 ब्रांच आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, ओलेरी कल्चर, पोमोलॉजी और तीसरी आपकी फ्लोरिकल्चर। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, फलों का, जी नहीं, फूलों का, साग सब्जियों का या वनों का। तो बच्चों फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर और साग सब्जी का जो अध्ययन है वो है आपका ओलेरीकल्चर। तो बिल्कुल आंसर आपका कैसे ही होगा, ओलेरीकल्चर, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कपास की खेती कौन सी मिट्टी में उपयुक्त होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी आपका कंपटीशन हो उसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, रेटेराइट सॉइल या आपकी जो एलुवियल सॉइल। तो आपको बताना है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। कौन सा आंसर आपका सही होगा, कपास के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट रहती है, तो याद रखें काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल आंसर सही है। चलिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या लखनऊ में। जी हाँ बच्चों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, केंद्र को संस्थान बोल देना चाहिए था इनको, अनुसंधान संस्थान होता है। चलिए ये कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल आंसर सही है बच्चों, इंदौर मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पर है, इंदौर मध्य प्रदेश में। 46 प्रश्न है बच्चों, निम्न में से औषधीय पौधा मेडिसिनल प्लांट्स कौन सा है, कपास, नीम, जौ या साग। मेडिसिनल प्लांट आपका कौन सा है, नीम है। अच्छा नीम क्यों है ये बता सकते हो आप लोग, नीम में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो जिससे वो औषधि का काम करता है, आप लोग बता सकते हो। जी हाँ बिल्कुल आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, नीम जैसा कड़वा होता है और कड़वा भी होता है जनरली, और उसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, पत्तियाँ खाने के रूप में भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि उसमें इसका उपयोग हम लोग, एक बात और बता देता हूँ, इसका निवोली जो होती है ना, इनका यूज़ हम कीटों को मारने के लिए आपकी फसल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम जरूर याद रखना, नाम मैं आपको बता देता हूँ, एजेडायरेक्टिन। क्या पाया जाता है, एजेडायरेक्टिन जो होता है ना, इसके कारण हमारा जो नीम होता है ना, ये औषधीय रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। चलिए फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर या एमिगो। तो याद रखें कैटरपिलर का मतलब ये है इल्ली होता है। चलिए क्या होता है, इल्ली। तो बताइए कौन सी जो कीट की स्टेज होती है जो हमको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा किस में रहता है बच्चों, बिल्कुल कैटरपिलर यानी जो इल्ली होती है ना, ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा अपने लाइफ साइकिल अगर पड़ी हुई कीटों की, तो इनकी 2-3 स्टेज होती है, किसी की 3 स्टेज, किसी की 4 स्टेज भी होती हैं। सबसे पहले एग बनेगा, एग से फिर और बनेगा, फिर ये इस तरीके से 4 आपकी स्टेज होते हैं। अगर आप एंटोमोलॉजी पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आपको आने लग जाएगा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग कह सकते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है या संस्थान कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता, कटक, चेन्नई या नई दिल्ली। तो आपको बताना है कहाँ पर होगा, बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए बच्चों। तो ध्यान रहे, मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक, उड़ीसा। और एक बात याद रखें, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना कटक उड़ीसा में की गई थी, ठीक है। चलिए 49 प्रश्न बच्चों, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन राइस की
या पैडी की कहाँ पर होती है, किस स्टेट में होती है इंडिया में? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या तमिलनाडु? जी हाँ बच्चों, आंसर एकदम सही होना चाहिए। आंसर क्या होगा आप लोगों का? जी हाँ, ए है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है पंजाब और डी है तमिलनाडु। तो ध्यान रखें, धान की सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल। इसके साथ साथ एक प्रश्न भी और याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सब्जियों जो होती है ना, वो भी पश्चिम बंगाल में होती है। सबसे ज़्यादा सब्जियां कहाँ पर होती हैं? पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज़्यादा फल कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छे। चलिए लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चों। लास्ट 50वां प्रश्न है आपका, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? वही बात कर रहे थे। आ गया निकोटीन, थीन, कैफीन, प्यूरिन। सब लोग जानते हैं तंबाकू में जो केमिकल पाया जाता है वो है आपका निकोटीन, जिसके कारण नशा आता है और ये आपके तंबाकू में पाया जाता है। बिल्कुल आपका एकदम आंसर सही है, निकोटीन। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए और बात बताता हूँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बात। मैंने कल आपको एक न्यूज़ डाली थी जो कि जबलपुर में है, वहाँ भी बीएससी एग्रीकल्चर आप लोग कर सकते हो। आप किस प्रकार से उसका एडमिशन प्रोसेस है वो मैं आपको आज बताऊंगा, बात करूंगा वहाँ पे, और फिर मैं आपको पूरी प्रोसेस शाम को एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। आप परेशान ना हो, बस आप पीएटी की भी तैयारी करते रहें। जिनका परसेंटेज अच्छा है 90+ वह लोग आपका जो है परसेंटेज पर आपका एडमिशन ले सकते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की लास्ट डेट निकल चुकी है, 31 अगस्त थी, वो कल थी आपका निकल। तो जिन छात्रों ने फॉर्म भर दिए हैं वो उनको अब यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसको देखने के लिए, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं। अभी नहीं, बता दूंगा मैं जैसे ही लिस्ट लगेगी, आप चिंता ना करें, बस उसका थोड़ा सा वेट करें। और जो लोग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है आपका जबलपुर, वहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिनकी परसेंटेज अच्छी है वो लोग कर सकते हैं, लगभग 90+ होना चाहिए आपकी परसेंट, तब आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह 60 सीट अलाउड वहाँ पर हो चुकी हैं, 60 सीट हैं। अगर जैसे आवेदन ज़्यादा आएंगे तो वहाँ तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन भविष्य में ये वहाँ पर 100 सीट हो सकती हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे अभी भी कन्फ्यूज हैं कि सर गलत बता रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कई बार कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जी नहीं, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतने, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।